शरद पवार के मामले में ऐसा है कि शरद पवार के बारे में मैं खुद भी बड़े लंबे समय तक ये मानता रहा हूँ और अभी भी मानता हूँ कि शरद पवार क्या किस समय क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप कहेंगे कि मैं शरद पवार पे 100% विश्वास करके चलूं तो मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग राजनीतिक अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ कभी कभी अपनी फितरत के अनुसार करते हैं तो कभी वो अपने कंपल्शंस के कारण करते हैं। अब इस समय ऐसी जो स्थिति है, शरद पवार जो है हम सबसे ज्यादा कहीं सीनियर है, ज्यादा उम्र के हैं, उन्होंने एक लंबे समय तक राजनीति की है। वो जानते हैं कि इस समय जो है किस शक्ति के साथ खड़े होना है। शरद पवार में कई तरह की कमजोरियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। उनके समय में काफी भ्रष्टाचार भी बढ़ा, उनके समय में बंबई जो है एक बहुत बड़ा जो जिसको हम बोलते हैं कि आपराधिक गतिविधियों का केंद्र ही बना, वो सब ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, ये बात सही है। जहां तक अब कोई ये पूछ सकता है फिर वो शिवसेना के साथ कैसे खड़े हो गए, तो शिवसेना के साथ खड़े होने की वाली बात वही है जो मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ये लगा कि ऐसे वक्त पे शिवसेना को, उन्होंने पहले भी शिवसेना को तोड़ा है, ऐसा नहीं है। 16-16 विधायक जो है उस समय उन्होंने छगन भुजबल वगैरह के साथ उनके नेतृत्व में उन्होंने 16 विधायक को तोड़े थे और अपनी सरकार बनाई थी। वो सब के लिए बात की बात है। तो शरद पवार जो है आज की परिस्थितियों को देख के जो काम कर रहे हैं और अगले कुछ समय तक उनके लिए बहुत ये जरूरी है कि वो इसी शक्तियों के साथ रहेंगे। और ये केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उनकी अपनी तासीर भी कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वो कभी भी साथ नहीं गए थे। तो अब अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि वो इसी के साथ रहेंगे और इंडिया को निश्चित रूप से मजबूत भी करते रहेंगे। जहां तक अभी हमने बहुत सारी बातें की, ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, खासकर जी दीपक जी, एक तासीर होती है, एक नेचर होता है लोगों का। उस नेचर पे कहीं भी शरद पवार पे यहां शक होते हुए नहीं दिखाई देता। सीधे सिंपल शब्दों में शरद पवार कभी बीजेपी के साथ नहीं गए और कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वो आके कह रहे हैं मीडिया के सामने कि बीजेपी का काम ही है, राजनीति ही है, बांटो और राज करो, लोगों के बीच बंटवारा उनकी राजनीति का मुख्य हिस्सा है। और ये तमाम बातें आज कह रहे थे शरद पवार बहुत दुखी मन से। तो जो आदमी जिसकी तासीर ऐसी है, वो आदमी आगे बढ़कर इस पर शंका करने का, शक करने की कोई गुंजाइश वो आदमी छोड़ ही नहीं रहा। और अगर ऐसी बात होती तो महीने भर में वो ऑलरेडी दिखा चुका होता। वो आदमी कह रहा है कि मैं आगामी मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं और 17 तारीख को मेरी एक बड़ी सभा है और इस पूरे राज्य में मुझे घूमना है। यानी कि इंडिया गठबंधन, और आप ये भी याद कीजिए कि ऐसे ही 17-18 तारीख को मीटिंग थी मुंबई में, जिस मीटिंग को इनके कारण ही बढ़ा करके 31 अगस्त और 1 सितंबर को किया गया। वो मीटिंग इसलिए की गई क्योंकि शरद पवार ने कहा था कि मैं पूरा समय देना चाहता हूं इस मीटिंग में। और आज भी वो कह रहे थे कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना चाहता हूं और उसकी मजबूती के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काम में मैं लगा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो यहां तो कोई सवाल आता ही नहीं है। जो भी नमूने तैयार करके परोसे जा रहे हैं वो, और हम तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम साथी हमारे साथ, जो हमारे दर्शक साथी जो देखते हैं, उनके ऊपर से भी ये पर्दा हटना चाहिए कि एक तरफ से आप निश्चिंत रहिए, यहाँ कुछ भी नहीं होने जा रहा है, टूट फूट नहीं। सबसे बड़ी परेशानी यही है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मैं आपकी बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ एक बेस तैयार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये टूट फूट दिखाई दे, लेकिन पैरेलली राहुल गांधी जी, आगे बोलिए। मैं भी लगभग वही बात ये कर रहा हूँ कि उनमें बाकी दूसरी कमजोरियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहां तक सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाने की बात है तो कभी नहीं गए थे और वर्तमान स्थिति में तो और भी नहीं जा सकते। मेरा ये कहना है वर्तमान परिस्थितियां भी ऐसी है, उनकी तासीर में भी नहीं रहा है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाना। ये बात सही है, बल्कि मैं तो बोल रहा कि उल्टा उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। शिवसेना से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी और कौन सी हो सकती है? हिंदू हृदय सम्राट अगर कहीं पे था तो केवल शिवसेना में ही था। तो उन्होंने उस पार्टी को तोड़ के वहां के 16-16 विधायकों को अपने साथ लाया। तो जहां तक ये बात है कि वो नहीं जाएंगे। दूसरी कमजोरियां हैं जो मैंने आपको बता दी कि उनके रेजिम में क्या क्या हुआ, बंबई कैसे बहुत सारे अंडरवर्ल्ड का सेंटर बना वगैरह वगैरह, अलग बात है। दूसरी बात, अभी हमने बहुत सारी बातें की। देखिए, उनका जो पैकेज है भारतीय जनता पार्टी का, जो उनका पॉलिटिकल जो राजनीतिक विमर्श है बाकी लोगों को बदनाम करने का, विशेषकर विरोधी पार्टियों का,
उस पैकेज के 3 ही हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है वंशवाद। वंशवाद कई बार कर चुके हैं, उसकी पोल खुल चुकी है। तुष्टीकरण की बात है, ये सब हम बाकी साथी कर चुके हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उनके अंतर्गत उनके जो अंतर विरोध हैं, विसंगतियां हैं, उनको आप जितना भी खोल के रख दीजिए, जितना भी आप रख दीजिए सामने, उसको वो नहीं मानने वाले हैं। आप जितने भी उनके अपने जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी ओर इशारा कीजिए, उसके ऊपर चुप्पी साध जाएंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह से किसी एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे भैया ऐसी बात अभी यहां नहीं करते। ये अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा था। वो अपनी बातों को दबा देते हैं। और इसलिए कारण उसका ये है, उनके पास 2 ताकत है। पहली ताकत जो है उनका अपना आईटी सेल है। आईटी सेल जो है आपके विरोध की बातों को बढ़ा चढ़ाकर और अपने कमजोरियों को मिनिमाइज करके या पूरी तरीके से खत्म करके दिखा देगा। दूसरी है उनकी अपनी ट्रोल आर्मी। अब जो है, लेकिन परिस्थिति इन सब चीज के बीच में जो मैं गंभीर खतरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए देख रहा हूं, वो 2 है। पहले तो इसी बात को बताऊं कि राहुल गांधी के बारे में जो बात है, राहुल गांधी के मामले में अब बात यह होगी कि आप अगर मिस्टर जो रोहित खन्ना है, जो आए हुए हैं, जिनको शायद परमिशन लेने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि आप अधिकृत परमिशन ले लीजिए और राहुल गांधी से मिल लीजिए, तो अब वो परमिशन अगर सरकार देगी तो भी दिक्कत है, नहीं देगी तो भी दिक्कत है। अगर दे देती है तो शायद हानि कम होगी, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी को आसानी से बदनाम किया जा सकता है। जैसा एक बार चीनी प्रतिनिधिमंडल जब मिल के गया था राहुल गांधी से, तो कहा गया था कि देखिए, एक तरफ हमारी सेना जो है वो वहां पे गलवान में और बाकी जगह पे संघर्ष कर रही चाइना से, और ये आदमी जो है वो चाइनीज लोगों से मिल रहा है। तो इस तरीके से बदनामी की जा सकती है। ये आईटी सेल को मैं आने वाले समय के लिए एक मसाला दे रहा हूं, इसके ऊपर अभी से आइटम तैयार करके रख सकते हैं चाहे तो। लेकिन दूसरी बात, अगर नहीं दी परमिशन तो सीधे सीधे मैसेज जाएगा कि जो सरकार है वो राहुल गांधी से डरती है, इसलिए बाहर से आए प्रतिनिधि मंडल को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट देख रहा हूं, पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 15 अगस्त के दिन आप जहां पर हैं वहां की मिट्टी के साथ सेल्फी भेजिए। मिट्टी तो मिट्टी, राजीव जी, गोबर के साथ तक लोगों ने सेल्फी नहीं ली और नहीं डाली। मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है चौकीदार बेरोजगार हो गए हैं, इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब अब जो है प्रधानमंत्री जो है वो लगातार बेअसर हो रहे हैं। उनके अपनी जो ऑडियंस है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपने जो लोग थे, उनके कहने पे तालियां बजा देते थे। इनमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर थे, सीए थे, लेखक थे, वो तक बाहर आके ताली बजा रहे थे, मोमबत्तियां जला रहे थे बालकनी में, पूरा ब्लैकआउट करके पूरे हिंदुस्तान में। आज कहां है वो? इस बात को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए और अब तत्काल सर्वे होना चाहिए कि 15 अगस्त के उनके भाषण के बाद और ये तथाकथित जो सेल्फी विथ मिट्टी वाला अभियान जो है मिट्टी में मिल गया है, इसके बाद एक फिर से सर्वे होना चाहिए। तब पता चलेगा कि कहां पर मोदी जो है वो खड़े हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत 2 गंभीर बातें हैं। और ये जो है राहुल की धूम तो बहुत दिनों से मच रही है और निश्चित रूप से बाहर के लोग जा रहे हैं, सब प्रतिनिधिमंडल जो बाहर से आ रहा है। और अगर वहां का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलना चाहता है तो निश्चित रूप से वहां की सरकार का भी इशारा होगा कि आप जा रहे हैं तो राहुल गांधी से भी जरूर मिलिए, क्योंकि वो एक बढ़ती हुई ताकत है। राजीव जी, बढ़ती हुई ताकत राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी, संजय जी आपके पास आना चाहता हूं।